नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से आपके सामने जो पॉलिटेक्निक या बीएचओ की तैयारी लड़के कर रहे हैं उनके लिए, जैसा कि मैं पॉलिनोमियल्स एंड फैक्टर्स का फर्स्ट पार्ट ला रहा हूं दोस्तों। तो इस फर्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। और मैं दोस्तों आपसे ये कहना चाहता हूं कि जैसे कि अगर स्टेप बाय स्टेप मैं मैथ का जो भी चैप्टर है सभी चैप्टर में करा रहा हूं, आपके एग्ज़ाम आने तक मैं मैक्सिमम चैप्टर आपके करा दूंगा। और जल्द ही बीच में मैं एक वीडियो आपको बता दूंगा, क्योंकि हो सकता है मैं सिलेबस पूरा कवर ना करा पाऊँ, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अगर वही चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हो ना तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 250 प्लस आप मार्क्स ले आओगे, 400 में 250 प्लस ले आओगे, ये मेरी गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन ये मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरे दोस्त, कि ये वीडियो मैं आपके लिए दे रहा हूँ, यानी कि पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस है वो फ्री में मैं आपको पूरी तरह से प्रोवाइड कर रहा हूँ। यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप पढ़ सकते हैं, अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं विदाउट फीस, एक भी रुपये का कोई कास्ट नहीं, बिल्कुल विदाउट कास्ट आपको पढ़ने को मिला। तो मेरे दोस्तों ये मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए रहे तो सब्सक्राइब भी कर लें, यही बस इतना मेरे लिए कर दीजिए। बाकी तो मैं गारंटी बता रहा हूँ, अब तक मैं अपने ऑफलाइन कोचिंग में मैक्सिमम 100 प्लस बच्चों का मैं सिलेक्शन कराया हूँ गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में। ठीक है, तो मैं उम्मीद ये कहता हूं कि मैं जिस तरह से आपको पढ़ा रहा हूं बस उसी तरह से आप थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए। एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं, जो एग्जाम में आया हुआ वो भी, और 2020 में जो पेपर हुआ था वो भी मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूं सॉल्व करा के मैथ का, तो आप उसको सॉल्व कर लीजिए मेरे दोस्तों। चलिए आज हम इसके बारे में सीखने वाले हैं, बहुपद एंड गुणनखंड यानी पॉलिनोमियल्स एंड फैक्टर्स। ये पार्ट 1 में आपको सीखने को क्या मिलेगा। आज मैं देखो मेरे पढ़ाने का क्या तरीका, मैं आपको पहले थ्योरी बताऊंगा। थ्योरी में आपको क्या सीखना है, देखिए पॉलिनोमियल्स होता क्या है, यानी बहुपद। पहले बहुपद की थ्योरी समझते हैं। बहुपद का मतलब ये होता है, जैसे कहने का मतलब आपको मैं साफ साफ लैंग्वेज में बता दूं कि आप चर और अचर का तो मतलब जानते होंगे, यानी वेरिएबल एंड कॉन्सोनेंट्स तो आप जानते होंगे, यानी जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं। अगर हम आपसे कह दें चर यानी वेरिएबल, थोड़ा सा हो सकता है स्पेलिंग कहीं इधर उधर फॉल्ट हो तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि हम मैथ के स्टूडेंट हैं और मैथ के टीचर भी हैं, तो इसीलिए। और एक होता हमारा अचर, अचर को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। पहले इस चीज़ के बारे में हम सीखते हैं। चर और अचर के बारे में जब सीख लेंगे तो अच्छे से हमें बहुपद समझ में आएगी। देखिए ये चीज़ें तो बहुत सी हैं, ये चीज़ें आपको कांस्टेंट बहुत से हैं। और मैं साफ साफ बता दूं कि कांस्टेंट होता क्या है, यानी अचर होता क्या है मेरे दोस्त। अचर वर्ड से ही पता चलता है कि ना चलने वाला, अचर का मतलब ना चलने वाला, फिक्स रूप में ये दिखे। जैसे इसके अंतर्गत कौन आते हैं, जितने भी नंबर होते हैं मेरे भाई, कितने, जितने भी नंबर्स होते हैं, यानी अंक जो होते हैं, सभी के सभी अंक आपके कांस्टेंट कहलाते हैं, यानी अचर के अंतर्गत आते हैं। बस यही समझ लीजिए, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस इतने आप समझिए कि जितने नंबर आते हैं सभी के सभी हमारे कांस्टेंट में आते हैं। और जितने वेरिएबल आते हैं, यानी जितने भी शब्द आते हैं, शब्द या आप उसे कह दें तो अक्षर की बात कर दें, शब्द या अक्षर यानी लेटर, जितने हमारे लेटर्स होते हैं सभी के सभी लेटर्स हमारे क्या कहलाते हैं, चर में आते हैं। मेरे दोस्तों आपको समझ में आया, ABCD Z तक। लेकिन कुछ भाई का कहना है कि ए तो हमारा अचर में आता है। तो मेरे दोस्तों जब हम पॉलिनोमियल्स में बहुपद में पहुंचते हैं ना, तब वहां पर हमें डिफाइन करना पड़ता है कि कौन सा चर है और कौन सा अचर है। अगर x आया तो x के साथ में कहीं a दिख जा रहा, तो a और x हैं क्या एक दूसरे के, तो वहां कोफिशिएंट वैल्यू पे डिपेंड किया जाता है कि कौन सा चर होगा कौन सा अचर होगा मेरे भाई, यानी उसकी प्रधानता दी जाती है कि कौन मुख्यता यहाँ पर चर के रूप में यूज किया जाएगा और कौन मुख्यता अचर के रूप में यूज किया जाएगा। ठीक मेरे भाई, तो आपको सीखना क्या है, पहले हमने कहा चर, चर के अंतर्गत जितने भी लेटर्स आते हैं, चाहे आप हिंदी के यानी का खा की बात कर लें, चाहे अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट की बात कर लें, यानी कि ABCD की बात कर लें, सभी के सभी किस में आते हैं, चर में आते हैं। जितने हमारे कांस्टेंट की बात हमने कहा, जितना भी गिनती यानी नंबर्स यानी अंक या जो भी नंबर्स होते हैं, जितनी संख्याएं होती हैं, वो सभी के सभी किस में आते हैं मेरे दोस्त, अचर में आते हैं। अगर अब मैं आपसे कहूं व्यंजक, तो आप क्या कहोगे दोस्तों, व्यंजक को हम लोग कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, व्यंजक होता है। अब व्यंजक के बारे में हमको सीखना है, क्या व्यंजक क्या होता है, तब ध्यान से सुनिएगा। जब किसी भी चर और अचर को, जब किसी भी
चर और अचर को क्या किया जाए, चाहे प्लस कर दिया जाए चाहे माइनस कर दिया जाए, यानी उनके साथ में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए या मल्टीपल कर दिया जाए या डिवाइड कर दिया जाए मेरे दोस्तों। तो वो जो वैल्यू हमें जो पद प्राप्त होता है, यानी जो टर्म्स हमें मिलता है, वही टर्म्स हमारा क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है, कॉन्सोनेंट्स कहलाता है। जैसे मैंने कहा, हमने वेरिएबल में यानी चर के रूप में हमने x ले लिया और अचर के रूप में हमने एक ले लिया नंबर कोई 5 ले लेते हैं। अभी इन दोनों टर्म्स को हम लोग इन दोनों वैल्यूओं को क्या कर रहे हैं भैया, ऐड कर रहे हैं, इन दोनों का सम ले रहे हैं। तो जो हमें ये टर्म मिला, एक प्रकार का ये पद मिला, और ये जो हमें टर्म मिला यानी जो पद मिला, ये पद हमारा कॉन्सोनेंट्स कहलाएगा, यानी व्यंजक कहलाएगा मेरे भाई। क्या कहलाएगा, व्यंजक। अगर ये चीज हमने कहा x + 5 तो 5 + x भी कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, एकदम जीरो टाइप का मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत बेहतरीन से सीखने के लिए। किसी भी क्लास का स्टूडेंट है, अगर आज तक उसको नहीं मालूम है कि अलजेब्रा में ये हमारे फैक्टर्स या पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, तो अच्छे से सीख लेगा। ठीक है दोस्त, तो हमने क्या कहा कि 5 + x भी यानी 5 + x भी कर सकते हैं, 5 - x या x - 5, ये दोनों या ये भी जो भी मिल रहे हैं आपको, ये जो भी मिले वैल्यू, ये सभी के सभी हमारे क्या कहलाते हैं, व्यंजक कहलाते हैं। यानी आपने सब सम कर लिया, डिफरेंस भी ले लिया। अब हम मल्टीपल की बात करते हैं, 5 × x तो ये 5x, यानी इसे लिख सकते हैं 5 × x। जब कभी भी एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट वैल्यू के बीच मल्टीपल आता है तो हम मल्टीपल सिंबल हटा के ये पॉइंट मल्टीपल को हम लोग डिनोट कर देते हैं कि ये मल्टीपल बिंदु गुणन है। बात समझ में है? तो अब इसके बाद हम ये भी हमारा क्या आ जाएगा, कॉन्सोनेंट्स में आ जाएगा। 5 / x करते हैं तो ये भी हमारा कॉन्सोनेंट आ जाएगा। बात इतनी समझ में आई? तो ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ कि व्यंजक क्या होता है मेरे भाई। ऐसा आपको सच बता रहे, कोई नहीं बताया होगा। ठीक, अब जब ये चीजें आप सीख गए तो इसके बाद हमको सीखना क्या है, हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे। अब इसके बाद हमको सीखना है कि जो व्यंजक होते हैं, इस व्यंजक में टर्म्स होते हैं। जो हमारा व्यंजक होता है, व्यंजक में टर्म्स होते हैं, यानी कि हमें देखना है कि कितने पदों वाला है, 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो मेरे दोस्तों, अगर आपसे मैं कहता हूं x + 5, x + 5 की बात अगर हम करते हैं तो इसमें हमसे पूछता कोई कि कितने टर्म वाला ये व्यंजक, ये कॉन्सोनेंट्स कितने वाला है, तो आप कहेंगे यहाँ पर द्विपदी या दो पदी। क्या कहेंगे आप? हाँ, तो चलिए मैं आपको बता रहा था कि इसमें कितने पद हैं, कितने टर्म्स हैं। थोड़ा गर्मी की वजह से बीच में ब्रेक ले लिया 1 मिनट के लिए। देखिए, हमने क्या कहा कि x + 5, जैसे हमारे गांव में घर होते हैं ना घर, तो घर को, दो घर को अलग करने के लिए बीच में रास्ता रहता है लोगों को आने जाने के लिए। तो जो रास्ता होता है गांव में, यानी घर, दो घरों के बीच में, वही हमारा ये साइन होता है, और ये साइन हमारा प्लस हो सकता है या माइनस। यानी हमने आपसे क्या कहा कि दो पद को बांटने का काम केवल और केवल कौन करता है, प्लस या माइनस। यानी दो पदों के बीच में अगर प्लस है तो वो दो पद कहलाएगा। जितने प्लस, जैसे कहने का मतलब मेरा है x + x² + 5 ऐसे लिखा हो, तो मैं अगर आपसे कहता हूं तो इसमें कितने पद हैं यानी टर्म्स हैं, तो मेरे दोस्त एक प्लस यहाँ है, यानी दो घरों के बीच में एक यहाँ रास्ता आया, तो एक घर, दो घर। दूसरा यहाँ पर एक प्लस है, यानी कि दूसरा रास्ता हो गया। तो यानी कि इसको तो पहले मैं गिन चुका हूँ, तो जिसका हम गणना कर लेते हैं, जिसको हम गिन लेते हैं, उसको फिर से नहीं गिनेंगे। तो ये की हो गया, तो एक और एक दो, और एक ये 3। तो इस तरह से हमारे अगर देखा जाए तो इसमें कितने टर्म्स है, त्रिपदी है। इसको बहुपद का नाम, मतलब बहुपद नहीं कहेंगे, व्यंजक, ये त्रिपदी व्यंजक है। और इस व्यंजक का नाम अगर हमसे कोई पूछता है तो दो पदों वाला ये व्यंजक हो मेरे भाई। तो ये चीजें आपको समझ में आई। देखिए, गुणा और भाग से पद नहीं पता चलता, क्योंकि वो बताएगा नहीं, एक ही टर्म से में आता है। सिर्फ प्लस और माइनस ही टर्म्स को क्या करते हैं, अलग करते हैं। जैसे 5x हो गया या 6x हो गया या 9x² हो जाए, तो मैं कह दूं कि ये कितने पद है, तो एक ही पद है मेरे भाई। ठीक है, इतनी चीजें अगर आपको समझ में आई तो हम आगे चलते हैं। ठीक, दूसरी चीजों की बात करें तो देखिए, आगे हम चलते हैं क्या। अब ये हमारा क्या हो गया, व्यंजक भी हो गया, चर भी हो गया, प्लस माइनस की बातें करके हमने टर्म्स को पहचानने का तरीका बता दिया। अब सबसे सही चीज हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल्स। यानी पॉलिनोमियल्स क्या होता है, यानी बहुपद। अगर हम बहुपद की बात करें, पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद की बात करें, तो इस बात से ही पता चलता है बहुपद का मतलब बहुत पद, मतलब जिसमें एक से अधिक, दो से अधिक, यानी ढेर सारे पदों का क्या हो, मिक्स हो।
तो उसे हम बहुपद कहते हैं, ये आपके लैंग्वेज में। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर ऐसा कोई व्यंजक हो जो केवल और केवल एक चर वाला हो, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये आपके लैंग्वेज में होता बहुपद का मतलब बहुत पद, लेकिन ये चीज हम लोग नहीं कहेंगे। आपके लैंग्वेज में ये बात कहना सही है, सही बात है, एक से अधिक पद, दो से अधिक, लेकिन एक पद वाला तो बहुपद भी होता है, दो पद वाला भी बहुपद होता है। तो मैं बहुपद के बारे में बता रहा था आपको। देखिए, हमने आपसे क्या कहा कि जब एक चर वाले व्यंजक के रूप में कोई भी व्यंजक हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद। मैंने एक चर की बात कहा, एक चर का मतलब या तो सिर्फ वो प्रश्न एक्स के रूप में हो, यानी एक्स का रूप लिया हो, यानी एक्स ही वो वेरिएबल आया हो उस व्यंजक में, या वाई वेरिएबल आया हो, या जेड वेरिएबल आया हो, केवल और केवल किसी ना किसी एक वेरिएबल से बने हुए व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। बात इतनी समझ में आई भाई? तो ये चीजें आपको समझना था कि बहुपद किसे कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है या बहुपद क्या होता है, तो एक चर वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। अब एक चीज और आपको मैं बता दूं, एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं कि बहुपद का पहचान हम कैसे करेंगे कि कोई भी बहुपद हो। तो देखिए, सबसे अच्छी बात हम आपको बताएंगे कि बहुपद का पहचान, बहुपद का पहचान कैसे हम लोग करेंगे। बहुपद का पहचान, तो बहुपद के पहचान में हमको क्या करना, पहला पॉइंट आपको ध्यान से देखना है, एक चर वाला व्यंजक होना चाहिए, एक चर वाला व्यंजक होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। दूसरा आपको क्या, चर की घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तीसरा, धनात्मक पूर्णांक का मतलब धन में होना चाहिए, और पूर्णांक का मतलब, ये पूर्णांक का मतलब हम कहते हैं जैसे 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर्स होने चाहिए। ओनली अगर मैं पूर्णांक कर दूंगा तो पूर्णांक में निगेटिव भी आता है, और किसी भी चर के ऊपर अगर माइनस की घात लगी है तो वो चर हमारा व्यंजक के रूप में आएगा, लेकिन बहुपद नहीं कहलाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो बहुपद होने के लिए हमें क्या जरूरी है कि पूर्णांक कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। और एक मैं थोड़ा सा आपको नोटिस बता दे रहा हूं कि कभी भी ऐसे सर्च में, यानी रूट में या सर्च में एक्स या कोई वेरिएबल नहीं लिखा होना चाहिए। अगर लिखा हो तो उसका स्क्वायर रूट या जो भी सर्च लगा हो उसका वो रूट निकल सके। रूट का मतलब अगर यहाँ 3 दिया तो इसका 3 रूट निकल सके, यानी एक्स का, तो फिलहाल तो एक्स का 3 रूट निकलेगा नहीं, तो इसलिए इस तरह से वैल्यू नहीं होना चाहिए। 4 रूट वाई पावर 3 ऐसे 2 करके नहीं होना चाहिए। जो भी होना चाहिए कंप्लीटली बाहर होना चाहिए, सर्च से बाहर हो सके, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो देता ना एग्जाम में, वो बजाने के लिए दे देता है कि आप निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, ऐसा पहचान करने के लिए वो सर्च में भी दे देगा वैल्यू, लेकिन वो वैल्यू सर्च में देगा तो आप वहाँ पर 1% के लिए, थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए वहाँ रुक के ये देख लीजिएगा कि जो सर्च में वैल्यू दिया उसका रूट निकल रहा कि नहीं, उसका रूट वैल्यू निकल रहा कि नहीं निकल रहा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी थी। और यहाँ पर हमें देखना है कि जो बहुपद होता है, बहुपद की जो चर की जो घात होती है एक ऋणात्मक क्रम में होता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर वो एक से अधिक पदों में लिखा हुआ है तो उसके जो वेरिएबल का पावर होता है वो पावर हमारा असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए मेरे दोस्तों। तो ये चीजें अगर आपको मालूम है कि एक चर वाला व्यंजक होना चाहिए, व्यंजक मैंने आपको बता दिया, चर की घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, जो कि मैं अभी आपको समझाया। देखिए, धनात्मक पूर्णांक का मतलब अगर x पे पावर 3 और प्लस 2 दिया है तो ये हमारा क्या है, जो चर की जो घात लगी हुई है 3 हमारा ए पॉजिटिव इंटीजर है मेरे भाई, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर है कौन, 3। तो इस तरह से ये व्यंजक जो x³ + 2 का जो व्यंजक है ये हमारा क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों, बहुपद कहलाएगा। बात इतनी समझ में आई भाई? तो इतनी चीजें अगर आपको समझ में आई तो फिर आगे हम चलते हैं टॉपिक पे। अब देखिए, बहुपद के जो प्रकार होते हैं वो कैसे होते हैं। वास्तव में बहुपद को ना किसके आधार पर इसको बांटा गया है, तो ये पदों के आधार पर बांटा गया। किसके आधार पर बांटा गया, पदों के आधार पर। अब इसमें पदों की बात करें तो एक पदी बहुपद होता है, द्विपदी बहुपद होता है और त्रिपदी बहुपद भी होता है। इसको हम लोग मोनोमियल्स कहते हैं, इसको हम लोग बाइनोमियल्स कहते हैं, इसको हम लोग ट्राइनोमियल्स कहते हैं। अगर लिखना हो तो पूरा लिख सकते हैं।
ठीक मेरे दोस्तों। अब एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी के बारे में हम लोग सीख लेते हैं कि एक पदी क्या होता है, द्विपदी। जैसे व्यंजक में हमने सीखा ना, सेम ऐसे यहाँ पर भी सीखना है। अगर मुझसे कोई कहता है कि 5x कितने पदों वाला बहुपद है, तो मेरे दोस्तों ये एक पदी है, ये मोनोमियल्स है। क्या मेरे दोस्तों, ये मोनोमियल्स है, ये मोनोमियल्स है, यानी एक पदी बहुपद है। क्यों? क्योंकि ना इसमें प्लस लगा ना माइनस। अगर यही चीज मैं कह देता 5 + x, तो ये हमारा क्या हो जाता है, बाइनोमियल्स हो जाता, दो पदों वाला हो जाता। क्यों? क्योंकि हमने आपको पद पहचानने का तरीका बताया। अभी मैंने एग्जाम्पल भी दिया गांव के चीज़ों को लेकर या घर का कुछ सिस्टम लेकर, कि अगर दो घरों के बीच का जो रास्ता होता है, दो घरों को बांटता कि ये इनका घर है और ये इनका घर है, तो उस तरह के बांटवारे का जो साधन होता है यानी घर होता है, वो रास्ता जो होता है वो प्लस या माइनस जैसा दिखता है। इसी चीज़ को हम यहाँ पर मानते हुए चलते हैं। तो इधर का जो है वैल्यू यानी एक टर्म हो गया और इधर का जो वैल्यू है वो दूसरा टर्म हो गया। तो इस तरह से इसमें दो टर्म्स हुए, तो ये दो पदों वाला बहुपद हो जाएगा मेरे दोस्तों। कितने पदों वाला? दो पदों वाला, चाहे इसमें प्लस लगा हो या माइनस। अगर ये बात होती है 5/x, तो भैया मेरे ये बहुपद नहीं है, ये नो यानी कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्योंकि जब ये चर की घात ऊपर आप लेकर जाओगे तो इस चर की घात ऋणात्मक हो जाएगी और इसीलिए ये पॉलिनोमियल्स में नहीं लिया जाता। बात इतनी समझ में मेरे भाई। अगर मैं कहता हूँ x² + 1/x², ये पॉलिनोमियल्स है, तो नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये परमेय व्यंजक के अंतर्गत आता है और कोई भी परमेय व्यंजक बहुपद नहीं होता है और हर एक बहुपद परमेय व्यंजक कहलाता है मेरे दोस्तों। बात इतनी समझ में आई। तो ये परमेय व्यंजक के अकॉर्डिंग आता है, इसीलिए ये बहुपद में नहीं है, क्योंकि x² और प्लस ऊपर इसको लेकर जाओगे तो x पर -2 हो जाएगा। और इस तरह से हमने अभी अभी कहा कि एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। जो भी वन वेरिएबल यूज हुआ है, हमारी जो वैल्यू है यानी जो हमारा कॉन्सोनेंट्स है यानी व्यंजक, उस व्यंजक में हमारा जो पावर यूज होना चाहिए वो एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। यहाँ पर तो निगेटिव इंटीजर है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर त्रिपदी की बात करें तो हम आपको बता दें, तीन पदों वालों बहुपद की बात करें तो वो भी एग्जाम्पल एक हम ले लेते हैं, x² + 5x + 6। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें तीन पद हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्लस के लेफ्ट में और प्लस के राइट में। फिर इस प्लस के लेफ्ट में इसको मैं पहले ऑलरेडी गिन लिया हूँ, जिसको मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, गिन लेता हूँ, उसको नहीं लिया जाएगा। फिर ये बच रहा है इधर का, तो इस तरह से 1 होम, 2 होम और 3 होम, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल्स हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये चीजें आपको समझ में आई भाई कि एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी और भी होते हैं और पदों वाला हो सकता है, लेकिन ये मुख्यतः तीन ही होते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। अब एक चीज और मैं आपको पूछता हूं, आपसे पूछता हूं, जल्दी से मैं पूछ के थोड़ा सा सेकंड के लिए मैं आपको वक्त दूंगा और कमेंट में उसका आंसर बताइएगा। मैं आपसे ये कहता हूं 10 क्या पॉलीनोमियल्स है? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या 10 पॉलीनोमियल्स है या नहीं, एस या नो, एस और नो दोनों में से आपको बताना है कि 10 एक पॉलीनोमियल्स है या नहीं। तो मेरे दोस्तों आप तुरंत आंसर दें, उसके बाद मैं आंसर दे रहा हूं। चलिए, अभी मैं इसको बाद में बता रहा हूं, क्यों है वो भी मैं बताऊंगा आपको। देखिए, अब यहाँ पर हमें सीखना है कि जब हमारा कोई भी पॉलीनोमियल्स होता है तो उस पॉलीनोमियल्स को हम लोग क्या करें, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में पूछता है, या कभी कभी ये पूछता है कि जो पॉलीनोमियल्स होते हैं उस पॉलीनोमियल्स की डिग्री क्या होती है। मेरे दोस्तों सबसे सही चीज़ मैं बता रहा हूँ, डिग्री सबसे ज़्यादा पहचान करी जाती है, क्योंकि आगे की जो क्लास होते हैं लड़कों को कुछ कैलकुलेशन, जब जैसे एसएससी की तैयारी, रेलवे की तैयारी या यूपी SSS यानी यूपी स्टेट लेवल की, कोई भी स्टेट हो, किसी भी स्टेट लेवल की अगर कोई तैयारी कर रहा हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हो, तो जबकि तो उसमें कुछ ऐसे अलजेब्रा के ट्रिक बनते हैं जो उनके डिग्री पे डिपेंड करते हैं मेरे भाई। किस पे डिपेंड करते हैं? डिग्री पर। तो मैं वो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि डिग्री क्या होता है। तो देखिए, कोई भी पॉलीनोमियल्स होता है, तो मैं आपको बता रहा था क्या कि जो बहुपद होता है उस बहुपद की डिग्री क्या होती है, इस डिग्री के बारे में हमको सीखना। तो मेरे दोस्तों जितने टर्म्स होते हैं और उस टर्म्स में आए हुए जितने वेरिएबल होते हैं, उस वेरिएबल की यानी चर की सबसे बड़ी घात जो होती है, सबसे अधिकतम मैक्सिमम पावर जो होता है, उस बहुपद का, उस पॉलीनोमियल्स का क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। बात इतनी समझ में है मेरे भाई। तो मैं आपको ये कह दूं कि जैसे मैं लिख दे रहा हूं कि x × x³ - 3x, तो मैं अगर आपसे पूछता हूं कि इस पॉलीनोमियल्स की जो डिग्री है, मैक्सिमम डिग्री कितनी है,
तो आप सबसे पहले तुरंत देखेंगे और कहेंगे 3। नहीं दोस्तों, अभी ये ब्रैकेट्स पूरी तरह से पॉलिनोमियल्स के लिए पूरा कंप्लीट टर्म्स नहीं मालूम है, तो पहले इन दोनों का मल्टीपल करेंगे। तो इनका मल्टीपल यानी ये ब्रैकेट तोड़ा जाएगा, इनका मल्टीपल करेंगे तो x⁴ और इसका करेंगे तो -3x²। इस तरह से देखा जाए तो जो इसका पावर है वो 4 है और इसका जो पावर है वो 2 है। तो मेरे दोस्तों ये बताओ 4 और 2 में कौन ज़्यादा है? 4 ही है ना। तो इसकी जो डिग्री होगी यानी इसका जो घात होगा वो घात कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 4 हो जाएगा। ये होगा आपका आंसर। इस पॉलिनोमियल्स की जो पावर है, सबसे मैक्सिमम पावर है, उसकी डिग्री कहलाती है, तो ये 4 हो गया। इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो मैं आगे चीज़ों को ले चलता हूँ। देखिए ये चीज़ तो समझ में आ गया, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में ऐसे दे देता है कि मानक स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी बहुपद को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, यानी किसी भी पॉलिनोमियल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, जब उस पॉलिनोमियल्स को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दो। अब आपका दिमाग ये काम करेगा कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना तो है, यानी आरोही या अवरोही क्रम में रखना है, लेकिन आरोही अवरोही क्रम में किसको रखेंगे? क्या उनके टर्म पे आए हुए जो गुणांक होंगे यानी कोफिशिएंट होंगे उनको, या उनके पावर? तो मेरे दोस्तों पावर को सिर्फ उसके कोफिशिएंट से हमें कोई मतलब नहीं है, उसके पॉजिटिव या निगेटिव होने से हमें नहीं मतलब है। क्या कोई भी टर्म पॉजिटिव है या कोई भी टर्म निगेटिव है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसी भी पॉलिनोमियल्स को, किसी भी बहुपद को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म तब कहलाता है जब उसके चर की घात क्या हो, या घटते या बढ़ते क्रम में कर दिया जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ x⁴ - 2x² यानी 5 कर दिया मैंने, और 4x⁴ - 6x⁴ और -4x⁴2। तो अगर मुझसे कोई कहता है, देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, पॉलिनोमियल्स को px से दर्शाया जाता है, qx से दर्शाया जाता है, gx से दर्शाया जाता है। अब इसके लिखने का जो तरीका, किसी बहुपद को रखने का तरीका होता है, तो px बराबर x⁴ - 2x⁵ + 4x³ - 6x⁴ - 4x²। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है भैया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप का अगर मतलब कहता है तो चाहे आप असेंडिंग में लिख दीजिए चाहे डिसेंडिंग में, और असेंडिंग या डिसेंडिंग अगर आप किसी का करेंगे मेरे दोस्त तो उनके टर्म से हमें कोई मतलब नहीं होता। तो मैंने आपसे ये कहा चाहे इसके पावर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए चाहे डिसेंडिंग में, इसके टर्म से हमें कोई मतलब नहीं कि ये निगेटिव है, इसका कोफिशिएंट मैक्सिमम यानी 2 है या मिनिमम है, ये 4 है, ये 6 कोफिशिएंट, ये 4 कोफिशिएंट। भैया मेरे इसके गुणांक से कोई मतलब नहीं और इसके टर्म के पॉजिटिव या निगेटिव होने से कोई मतलब नहीं। सिर्फ हमें अगर मतलब है तो इसके पावर से, इसके पावर से, इसके पावर से, इसके पावर से, और एक चीज़ और मैं लिख दूं ताकि इसका आंसर आप यहाँ पा जाओ। ठीक है, चलो मैं लिख दिया यहाँ 15। तो अब यहाँ पर बात आ गई कि सर यहाँ तक तो सबके पास वेरिएबल हैं लेकिन इसके पास नहीं है। मेरे दोस्तों जिसके पास नहीं होता है उसे हम जीरो घात वाला यानी शून्य घात वाला कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो जीरो पावर का बहुपद कहलाता है यानी जीरो घात वाला, अर्थात ये भी एक पॉलिनोमियल्स है, यानी 10 जो है आपका एक पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि यहाँ पर इसके चर की घात क्या है? शून्य है। ठीक मेरे भाई, चलो अब इस चीज़ को तो फिलहाल ही ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, 15 मिलेगा, एक्स पर जीरो नहीं मिलेगा। वो सिर्फ आपके नॉलेज वहाँ पर काम करते हैं कि वहाँ पर जीरो माना जाएगा कि नहीं, अगर आप क्लियर तरीके से पढ़े हो तो ये देखना है। अब हमने कहा चाहे इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, चाहे इसे असेंडिंग में लिख दीजिए, चाहे इसे डिसेंडिंग में लिख दीजिए। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। असेंडिंग में लिखने के लिए आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे मिनिमम पावर किसके पास है? इसके पास है, तो यानी सबसे पहले इसे लिखेंगे। फिर इससे बड़ा पावर कौन है? 1 पावर का। 1 पावर का किसी के पास नहीं है, 2 पावर का यहाँ है। इसका साइन क्या? माइनस है, -4x दिख रहा है भैया रेड से, 4x² हो जाएगा। फिर इससे बड़ा वाला पावर 3 का हो जाएगा, प्लस में 4x पावर क्यूब हो जाएगा। फिर इससे बड़ा का जो पावर होगा 4 का हो जाएगा, 4 इधर है, इसके टर्म्स के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा साइन यहाँ पर, तो वहाँ प्लस ही रहता है इसीलिए नहीं दिखता, x पावर 4 हो गया। फिर उससे बड़ा पावर 5 का हो गया, -2x पावर 5 हो जाएगा। एंड 6 की बात करें तो -6x पावर 6, ये हो गया आपका आंसर मेरे भाई। ये असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग की बात करेंगे तो सबसे बड़ा वाला लिख लीजिए, फिर उसे छोटा वाला बिल्कुल अपोजिट, +x पावर +4x³ -4x² और +15, ये आपका डिसेंडिंग हो गया, बढ़ने से घटते की तरफ।
यानी ये हो गया आपका ए से सी। ए से सी का मतलब देखिए मैं आपको ट्रिक भी बता दे रहा हूँ, असेंडिंग में ए सी होता है, डिसेंडिंग में डी सी होता है। तो ए से सी मतलब 1 से बढ़ते जा रहे हैं सी की तरफ, तो 1 2 3, और डी सी का मतलब डी से 1 कम आपने किया तो बड़े से छोटे के तरफ, छोटे से बड़े के तरफ। इसका ये मेथड होता है मेरे दोस्तों समझने का, ठीक है। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग भी यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका भी आपको मालूम हो गया। तो आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला और इस 10 को मैं पॉलिनोमियल्स कहता हूँ, आप भी कहेंगे। तो ये हमारा आंसर जो बनेगा एस का बनेगा कि हाँ ये पॉलिनोमियल्स है। क्यों? 0 घात वाला पॉलिनोमियल्स है। अब इसके बाद आपको सीखना क्या है, देखिए मैं आपको इसमें इसके बाद यहीं तक रखूँगा। इसके बाद आपको ये सीखना है कि 2 पॉलिनोमियल्स का ऐड कैसे किया जाता, सम किया जाता कैसे, डिफरेंस कैसे किया जाता है, मल्टीपल कैसे किया जाता है, सब सिखाऊंगा एकदम। जो क्लास 9th में स्टूडेंट हो वो भी सीख लेगा, 8 में जो पढ़ेगा वो भी सीख लेगा, जो 10th में पढ़ रहा है वो भी सीख लेगा, और जो अदर नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं जैसे पॉलिटेक्निक के लिए पढ़ रहे हैं और BHU के लिए पढ़ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों। तो मैं आपको बता रहा था क्या कि अगर 8 में स्टूडेंट है, 9th में है, 10th में है तो पॉलिनोमियल्स को बहुत अच्छे से सीख सकता है। दूसरी बात, अगर कोई भी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहा है, BHU की कर रहा है तो वो भी सीख सकता है। बाकी और भी ऐसे स्टूडेंट जो बेसिक से अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं तो वो भी ऐसे वीडियो को देख सकते हैं। और मेरे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि अब इसके बाद कौन सी टॉपिक आप पढ़ना चाहेंगे उसे आप कमेंट में ज़रूर करके देखिए। देखते हैं कितने लोगों का कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा, जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, उस टॉपिक का नाम अगर आता है तो मैं वही टॉपिक अब की बार स्टार्ट करूँगा। और आपको मैं बता दूँ कि जब इसमें सम पढ़ेंगे, डिफरेंट और मल्टीपल और डिवाइड पढ़ेंगे, तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट जो एसएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एसएससी वालों के लिए, रेलवे के लिए, हाँ NTPC के लिए, और जितने भी एग्जाम होते मेरे दोस्त, उसमें एक वैल्यू आता है शेषफल थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम की बात अगर हम करें तो रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही लाजवाब थ्योरम है, जिसके जरिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो में आप हमेशा बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो जब भी आपके पास मैं डालूं तो आप तक पहुंच सके, आप तक वो चीज़ें नोटिफिकेशन के रूप में जा सकें और आप इसका अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं अभी तक तो जितना भी मैंने पढ़ाया, अब इधर मैं रेगुलर रहने की पूरी कोशिश करूँगा। बस साउंड जिस दिन ज़्यादा होता है उस दिन मैं रेगुलर होने की कोशिश ही करूं तो भी बेकार हो जाता है, क्योंकि बीच बीच में गैप करना पड़ता है और काफ़ी समय लग जाता है। मेहनत इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, और जिस दिन सिलेक्शन होगा मेरे जरिए आप जरूर कमेंट में कीजिएगा, और मैं आपसे कोशिश यही करूंगा कि मैं आपको संतुष्ट करूं। जय हिंद दोस्तों।